नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मैकियावली के बारे में। मैकियावली के राज्य संबंधी विचार। मैकियावली ने राज्य के बारे में क्या कहा? ठीक, तो मैकियावली राज्य को अस्वाभाविक और कृत्रिम संस्था मानता है। सबसे पहली बात, मैकियावली के अकॉर्डिंग राज्य क्या है? अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक मतलब कि प्रकृति ने अपने आप इसे पैदा नहीं किया, तो फिर कैसे हुआ? तो वो हुआ कि उसे बनाया गया, कृत्रिम संस्था है। राज्य क्या है? कृत्रिम संस्था, बनाई गई संस्था है। राज्य एक शक्ति पर आधारित संस्था है, यानी जब बनाएगी तो कैसे बनाएगी? शक्ति के द्वारा बनाएगी, तो शक्ति पर आधारित संस्था है। राज्य की स्थापना मनुष्य ने अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए की। अब बनाई भाई सीधी सी बात है, राज्य बनाया गया तो फिर क्यों बनाया गया? प्रश्न उठता है ये। तो क्यों बनाया गया? दो चीजों के लिए, जीवन और संपत्ति। दो चीजें, जीवन की और संपत्ति की रक्षा के लिए बनाया गया। तो दो तीन बातें क्लियर हुई। सबसे पहली बात, राज्य जो है वो प्रकृति ने नहीं बनाया मैकियावली के अकॉर्डिंग, तो फिर किसने बनाया? व्यक्तियों ने बनाया। क्यों बनाया? राज्य जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए बनाया। फिर प्रश्न उठता है कि वो बनाया कैसे, मतलब उसका आधार क्या था, किस पर आधारित था वो राज्य जो बनाया? वो किस पर था? शक्ति पर, क्योंकि शक्ति से ही आप किसी के जीवन को और संपत्ति को बचा सकते हो। आप स्वयं शक्तिशाली नहीं है तो किसी के जीवन और संपत्ति को क्या बचाएंगे? तो इसलिए शक्ति होना जरूरी है। फिर मैकियावली संप्रभु शब्द का प्रयोग तो नहीं करता, वो ये सब तो काम में नहीं लेता संप्रभुता वाला, लेकिन राज्य की संप्रभुता के जो दो लक्षण होते हैं, संप्रभुता के अंदर जो लक्षण हुआ करते हैं, उनमें से दो लक्षण इसने स्वीकार कर लिए। कौन कौन से? अविभाज्यता और निरंकुशता। ठीक, यानी वो राज्य या संप्रभुता का वो जो मालिक, जो किसी के कंट्रोल में नहीं होगा और इसे बांटा नहीं जा सकता, एक व्यक्ति के पास ही होगी। तो एक व्यक्ति जो राजा होगा और वो निरंकुश होगा। इस प्रकार दो संप्रभुता की विशेषताएं जो हैं वो किसने ले ली? मैकियावली ने। वैसे संप्रभुता शब्द का प्रयोग उसने कभी किया नहीं। ये दोनों प्रश्न याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मैकियावली संप्रभुता का समर्थक था, तो समर्थक तो था, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या मैकियावली ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया, तो नहीं किया। ठीक है ना? तो संप्रभुता की दो चीजें उसने ली, अविभाज्यता और निरंकुशता। तो इसका मतलब इस कंसेप्ट का तो वो सपोर्टर था, लेकिन इस शब्द को उसने कभी काम में नहीं लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान रखिएगा। बात आती है कि मैकियावली राष्ट्र को किस रूप में मानता है? तो मैकियावली राष्ट्र को सिद्धांत रूप में प्रस्तुत करता है। इसी कारण हर्नसा मैकियावली को राष्ट्र राज्य का जनक कहता है। एक महत्वपूर्ण बात कि मैकियावली राष्ट्र राज्य का संरक्षक था, या ये कह सकते हैं कि जनक ही था। राष्ट्र राज्य की अवधारणा उसने दी, क्योंकि इससे पहले जो विचारक हैं मैकियावली से पहले, जिसमें प्लेटो और अरिस्टो राजनीति विज्ञान में पढ़ा करते हैं, इन लोगों ने नगर राज्य की ही बात की थी। लेकिन उसके बाद जैसे मैकियावली में आते हैं, वो राष्ट्र राज्य की बात करता है। तो राष्ट्र राज्य की बात करता है, यानी राष्ट्र राज्य का जनक है। ये बात कि मैकियावली राष्ट्र राज्य का जनक है, इस बात को किस विचारक ने कहा? तो हर्नसा नामक विचारक। ये न के ऊपर र आएगा वैसे, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है। हर्नसा, न के ऊपर ये र जो है न के ऊपर चला जाएगा, हर्नसा। क्लियर? वैसे आप अंग्रेजी वर्जन होता है, हिंदी चेंजिंग होती है अंग्रेजी की, तो वैसे भी देख सकते हैं हर्नसा। मैं वापस बोल देता हूं, हर्नसा नामक विचारक जो था, उसने ये कहा था क्या? कि मैकियावली राष्ट्र राज्य का जनक है। क्लियर? आगे चलते हैं। मैकियावली राज्य शासक को विधायक और विधि निर्माता कहता है। मतलब राज्य के शासक, राज्य शासक का मतलब यहाँ क्या है? राज्य का जो शासक है, उस राज्य के शासक को मैकियावली क्या मानता है? विधायक और विधि का निर्माता, यानी कानून बनाने वाला मानता है। किसको? जो राजा है, राजा जो शासक बोल सकते हैं उसे। ठीक है? तो वो कहता है कि वो विधायक है, यानी विधि का निर्माता है, कानून बनाएगा, फिर उस कानून के अकॉर्डिंग राज्य चलेगा। तो जो कानून बनाएगा वो भी राजा ही ना। इसका मतलब ये है कि कानून का तो राज होगा, लेकिन वो कानून बनाने वाला राजा होगा। तो इस प्रकार राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, राजा निरंकुश होगा, राजा अविभाज्य होगा, उसकी ताकत अविभाज्य होगी, यानी चाहे वैसा कानून वो बना सकता है। ठीक, लेकिन बनाएगा कानून, फिर कानून के अकॉर्डिंग शासन चलाएगा। ऐसे नहीं मन में आए तब कुछ भी कर दिया, पहले कानून बना दो, सिस्टम से उसके अकॉर्डिंग फिर राज्य चलाओ। तो मैकियावली का जो राज्य है उसमें शासक विधायक के रूप में काम करता है। मैकियावली अरस्तु के समान शासन का वर्गीकरण भी करता है।
तो यहां से हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार इसको रिपीट करेंगे, ध्यान से देखना। पहली बात तो ये समझो कि मैकियावली का राज्य जो है वो अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक। अस्वाभाविक का मतलब कि प्रकृति ने नहीं बनाया, स्वाभाविक नहीं है, ठीक है ना, यानी अस्वाभाविक है। तो किसने बनाया? प्रकृति ने नहीं बनाया तो बनाया मनुष्य ने, कृत्रिम है इसलिए मनुष्य ने बनाया। क्यों बनाया भी? वो इसलिए बनाया कि जीवन और संपत्ति की रक्षा करनी थी। किससे करेंगे? शक्ति से करेंगे। किसको देंगे शक्ति? राजा को देंगे। तो वो कैसे देंगे? संप्रभुता के माध्यम से। संप्रभुता का शब्द उसने काम में नहीं लिया, उसने कहा कि राजा को हम ताकत देंगे और राजा के पास दो चीजें होंगी, एक तो राजा की ताकत अविभाजित होगी और एक राजा निरंकुश होगा। मतलब ऐसा राजा जिसकी ताकत को कोई तोड़ नहीं सकता और जिसकी ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। ठीक, अब वो जो राजा उसने बना दिया, जिस राजा का निर्माण हो गया, उस राजा के अंदर हम बात करें तो वो है कि मैकियावली राष्ट्र को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब पहली बार वो शब्द लेकर के आता है राष्ट्र। इससे पहले नगर था, तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा वो देता है। राजा बनाता है और राजा को राष्ट्र का मालिक बनाता है। राजा तो यहाँ तक बनाया है ना उसने, यहाँ से ऊपर वाली बात में तो स्पष्ट हुआ कि उसने राजा बनाया। अब राजा किसका बना? नगर का? नहीं। अब तक अरस्तु प्लेटो ने जो बनाया वो नगर राज्य था, लेकिन अब की बार राज्य कौन सा है? राष्ट्र राज्य। तो मैकियावली किसका जनक हुआ? राष्ट्र राज्य का। किसने कहा? हर्नसा ने कहा। क्लियर? मैकियावली राज्य शासक को विधायक या विधि का निर्माता कहता है। मतलब अब जो राजा बना है वो करेगा क्या? भाई बन भी गया, राष्ट्र राज्य का मालिक भी हो गया, सारी बात हो गई, राज कैसे करेगा? तो राज वो करेगा कानून बना करके, विधायक होगा और विधि बनाएगा और उस विधि के माध्यम से शासन करेगा। अब तो क्लियर हो गई की बात। अब उसके बाद थोड़ा सा कि बच्चों के लिए दिक्कत रहती है, मुझे मालूम है, पूर्व अनुभव है, इसलिए मैंने इसे रिपीट किया है। ठीक है, अब तो मेरे अकॉर्डिंग लेकिन अब भी समझ में आ चुका होगा, और फिर भी नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा बैक जाके इसे जरूर समझना, क्योंकि मैकियावली राष्ट्र राज्य का संस्थापक था, राष्ट्र राज्य का निर्माता था। अब तक नगर राज्य था लेकिन अब राष्ट्र राज्य है, इसलिए इस व्यक्ति को जानना और इसकी इस विचार को जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अरस्तु ने नगर राज्यों का जो वर्गीकरण किया था, लेकिन अब तो चूंकि राष्ट्र राज्य की बात हो रही होगी राष्ट्र राज्य की, लेकिन वर्गीकरण जो अरस्तु ने दिया था वैसा ही किसने दिया? मैकियावली ने दिया। ठीक, तो मैकियावली अरस्तु के समान शासन का वर्गीकरण करता है। अब वो कैसे करता है? 3 शुद्ध रूप बताता है वो शासन के। कौन कौन से? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र। तो 3 हो गए, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र। मतलब पहले राजा होगा, फिर राजा गड़बड़ करेगा तो कुल आएगा, और कुल में गड़बड़ होगी तो जनता शासन करेगी। लेकिन तरीका क्या होगा? तरीका देखो ऐसे होगा कि बीच में विकृत तंत्र आएगा। कैसे? जैसे राजतंत्र में गड़बड़ हुई तो निरंकुश तंत्र आया। मतलब राजा जब निरंकुश बना, राजा गड़बड़ करेगा मतलब राजा निरंकुश बनेगा। तो इसका मतलब इसका राजतंत्र का विकृत रूप कौन सा होगा? ये शुद्ध रूप है ना, उसमें पहला शुद्ध रूप राजतंत्र, इसका विकृत रूप होगा तो कौन सा बनेगा? निरंकुश राजतंत्र। तो राजतंत्र किसमें बदला? निरंकुश तंत्र में। फिर ये निरंकुश तंत्र किसमें बदलेगा? कुलीन तंत्र में। यानी इस राजा को हटा देगा एक कुल, तो कुलीन तंत्र बनेगा। फिर वो कुल क्या करेगा? वो भी धीरे धीरे एक वर्ग बन जाएगा, तो कुलीन तंत्र किसमें बन जाएगा? वर्ग तंत्र में। फिर ये बात जनता को बर्दाश्त नहीं होगी तो फिर क्या आएगा? संवैधानिक लोकतंत्र, जिसे कि पॉलिटी कहता है कौन? अरस्तु। जिस संवैधानिक तंत्र को अरस्तु पॉलिटी कहता है वो है ये संवैधानिक लोकतंत्र। और फिर लास्ट में इसका भी विकृत रूप क्या आ जाएगा? लोकतंत्र। तो सेम कैटेगरी है, यानी जैसे अरस्तु ने कहा था सेम वैसे ही है, नामों में थोड़ा बहुत अंतर है और कुछ चेंज नहीं है। यानी अरस्तु वाली चीज इसने सेम रूप से अपनाई है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन एक ही है और वो ये कि अरस्तु ने नगर राज्यों की बात की थी और मैकियावली उसी चीज को कहाँ लागू कर रहा है? राष्ट्र राज्य में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैकियावली निरंकुश निर्वाचित राजतंत्र का समर्थन करता है। निर्वाचित राजतंत्र, जब राजा बनाया जा रहा है, कृत्रिम है, तो इसका मतलब निर्वाचित है। ठीक है, राजा किसी न किसी को तो राजा बनाया जा रहा है, तो किसी को चुन करके बनाया जाएगा। अब जिसको बना दिया आपने राजा, जिसे निर्वाचित कर दिया राजतंत्र में, उसे लेकिन आपने पावर कैसा दे दिया? निरंकुश। उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा। जिस राजा को बनाया गया उस पर कोई अंकुश नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात कि राजा कैसे और किस प्रकार से बना, क्यों बना, ये सारी जो है कंडीशन ये क्लियर हो चुकी होगी। इसका मतलब राजा मतलब राज्य, क्योंकि राजा किसका राजा?
राज्य का ही तो होता है। तो इसलिए राज्य भी क्लियर हो चुका होगा कि मैकियावली के अनुसार राज्य कैसा है, राजतंत्रात्मक राज्य है। ठीक है, उसमें राजा होगा, वो राजा कानून बनाएगा और वो राजा जो है संपत्ति और जीवन की रक्षा करेगा और उस राजा को जनता निर्वाचित करेगी। निर्वाचित राजतंत्र अर्थात निर्वाचित करके राजा बनाया जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे। अच्छा, निरंकुश होगा, ये बात पे विशेष रूप से ध्यान रखना। वो तो दो चीजें तो मानते हैं ना संप्रभुता की, कौन सी, अविभाज्य और निरंकुशता। क्लियर है, इसे वापस रिपीट करोगे तो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मैकियावली जो है उसका राज्य का हित, उसके अकॉर्डिंग सफल शासन कला और उसके अकॉर्डिंग शिल्प कला। कहने का मतलब जो शासन करने की कला है, आर्ट ऑफ गवर्नेंस, आर्ट ऑफ गवर्नेंस बोल सकते हो उसे, शासन करने की एक कला। ठीक है, उस कला की बात वो करता है, यानी जिस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी उसके बारे में बात करता है। और ये बात वो करता है द प्रिंस में, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहता है मैकियावली जो है उसने द प्रिंस के 18वें अध्याय में शासन कला के बारे में बताया। शासन जो कला है, शासन की कला, उसके बारे में बताया। कहाँ बताया? द प्रिंस में। द प्रिंस के कौन से अध्याय में बताया? 18वें अध्याय में। क्लियर। अब वो है ये क्या, वो कलाएं ये राजा में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें राजा के अंदर होनी चाहिए। जैसे मतलब ये आर्ट राजा में होनी चाहिए। अगर शासन करना है तो राजा में ये सारी आर्ट होनी चाहिए। और कहाँ बताया गया है? मैंने बताया द प्रिंस से बताया है, 18वें अध्याय में बताया है। अब क्या वो आर्ट होंगी? सबसे पहले शासक निरंतर शक्ति का अर्जन करे। सबसे पहली आर्ट तो राजा में यही होनी चाहिए कि राजा शक्तिशाली बने, शक्तियां लगातार अर्जित करता रहे। दूसरी बात, शांति काल में जनता के सामने बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करे। मतलब जब शांति रहे ना तो जनता के सामने अलग अलग प्रकार की, मतलब कि भाई राजा तो कर रहा है सारे काम जनता के लिए ही कर रहा है, जनता के लिए जीता है वो, तो ये शांति काल में ऐसा लगना चाहिए, जनता पूरी फैन हो जानी चाहिए उसके राजा के। तीसरी बात, शासक प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना का गठन करे। शासक जो है वो सेना ऐसी बनाए जो सरकारी हो, नागरिक सेना जिसको बोल सकते हैं, सरकारी सेना, और उसकी होनी चाहिए पूरी पूरी ट्रेनिंग, परमानेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं जब युद्ध हुआ तब ले लिया, ये नहीं, बाड़े की सेना की बात नहीं करता। वो कहता है नगर जो राष्ट्र की सेना जो है वो बननी चाहिए, नागरिक सेना से बोला। हालांकि उसने राष्ट्र राज्य की कल्पना की, लेकिन शब्द उसने नागरिक सेना काम में लिया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो राष्ट्र की सेना होगी राष्ट्रीय सेना, जिसे नागरिक सेना उसने कहा था। अगली बात चौथी, निरंतर युद्ध की तैयारी। अब जब स्थायी सेना होगी तो क्या करेगी? डेली प्रैक्टिस करेगी, जैसे करती भी है, भारत में भी करती है, युद्ध अभ्यास चलते रहते हैं, तो ये करना चाहिए। निरंतर युद्ध की तैयारी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें किसको अर्जित, किसकी तरफ इंडेक्शन कर रही हैं? वो ये कर रहे हैं कि राजा जो ना वो सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान दे? अपने पावर को बढ़ाने पर ध्यान दे और जनता को ये दिखाए कि नहीं, मैं पावर पर ध्यान नहीं दे रहा, मैं तो आपके कल्याण की भी बात कर रहा हूं। भययुक्त आचरण किंतु घृणास्पद नहीं हो, ये एक बड़ी बात उसने कही कि आचरण जो ना उसका, किसका? राजा का, वो होना चाहिए भययुक्त, यानी लोगों को डर तो लगे लेकिन लोग डर करके भी घृणा नहीं करें राजा से। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे संभव है? राजा से डरें भी और राजा से घृणा भी नहीं करें। डरने का मतलब जैसे हम अपने गार्जियन की बात होती है वैसे ही एक गार्जियन के रूप में, गार्जियन से क्या हम गलत काम करते हैं तो हमें क्या गार्जियन से ऐसा लगता है कि वो हमें डांटेंगे, हमें डर लगता है, वो लगना चाहिए, वो जरूरी है। तो ये क्या चीज़ है? भययुक्त आचरण। हमें जो आचरण करें उससे डर होना चाहिए, गार्जियन का डर हमें लगना चाहिए। और वो गार्जियन, उस गार्जियन के प्रति हम कभी घृणा नहीं करते, वैसे ही राजा के प्रति क्या नहीं करेंगे? घृणा नहीं करेंगे। मतलब कि राजा किस रूप में होगा मैकियावली के अकॉर्डिंग? एक गार्जियन के रूप में, जिस गार्जियन के प्रति हम हमेशा डर के रहें और जिससे हम कभी घृणा नहीं करें। ठीक इस प्रकार का राजा होना चाहिए, यानी एज ए गार्जियन राजा होना चाहिए। सद्गुणों का प्रदर्शन करे। सद्गुणों का, अच्छा ये संभव कब है? देखो, भययुक्त आचरण और घृणास्पद नहीं हो, यानी हम राजा से घृणा भी नहीं करें और राजा से डरे भी नहीं। ये कब होता है? जब राजा गार्जियन की तरह काम भी करे, यानी जनता को ऐसा लगे कि जो है राजा हमारे लिए जीता है, लेकिन राजा में ताकत भी है। ठीक है, गलती करेंगे तो पीटेगा, ऐसा लगना चाहिए। ठीक, सद्गुणों का प्रदर्शन करें। राजा हमेशा सद्गुणों का प्रदर्शन करता रहे, अच्छे गुणों को दिखाता रहे, जनता को ऐसा लगना चाहिए कि राजा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम गलती करेंगे तो राजा में भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा राजा होना चाहिए।
शेर और लोमड़ी की नीति का पालन राजा करे। राजा लोमड़ी की तरह चालाक हो, शेर की तरह ताकतवर हो, ये बात मैं शुरू से बता रहा हूं आपको। मैकियावेली के बारे में ये पूरी तरह से लागू होती है। तीसरी बात, अगली बात सॉरी 8वीं बात आ गई है, तो ठीक है, क्या है, शक्ति का प्रदर्शन करे। राजा क्या करे, राजा बार बार शक्ति दिखाए अपनी, है उसको दिखाना भी चाहिए, क्योंकि जब दिखाएगा तभी लोगों में भय बनेगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि राजा हमारे को, अगर हम गलती करेंगे तो राजा हमें दंड देगा, ऐसा दिखना चाहिए। तो शक्ति का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। जैसे बुलडोजर, अब यूपी में बुलडोजर लेकर के और योगी जी जाते हैं, किसी के मकान को फोड़ेंगे, एक को फोड़ेंगे तो 50 को मालूम पड़ेगा कि उसका मकान फूट रहा है। अब वो 50 पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, भय पैदा हो गया। तो शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, है वो तो सबको मालूम है कि एक शासक शक्ति दिखा सकता, शक्ति तो होती है राजा के पास, लेकिन उसको दिखाना भी चाहिए समय समय पर, क्योंकि जब दिखाएगा तो लोगों में डर पैदा होगा। गाड़ी पलट गई, अब गाड़ी पलटी, वास्तव में पलटी होगी चाहे, लेकिन लोगों के दिमाग में, जो अपराधी थे उनके दिमाग में फिट हो गया कि गाड़ी कभी भी हमारी भी पलट सकती है। तो ये इस प्रकार की अवधारणा जो है वो शासक को बनानी चाहिए, शासक को डर पैदा भी करना चाहिए, जिससे जनता कंट्रोल में चले। तो शक्ति का प्रदर्शन राजा को करना चाहिए। पराई स्त्री और संपत्ति को न छीने। कभी भी वो कहता है कि दो चीज़ों के लिए दिक्कत आती है, विशेष रूप से वो संपत्ति के बारे में तो स्पष्ट कहता है, जिसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था। मैकियावेली स्पष्ट कहता है कि अपने माता पिता की हत्या को व्यक्ति भूल सकता है, हत्यारे को माफ कर देगा, लेकिन कभी भी संपत्ति छीनने वाले को माफ नहीं करेगा। ठीक है, तो पराई स्त्री और संपत्ति को न छीने, जीते हुए राज्य को के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। जो राज्य जीते जा चुके हैं, जीत लिए आपने, ठीक है, उसको फ्री कर दो। मतलब फ्री का मतलब है कि जो जीता, भाई हमने, जैसे वो कहता है कि ताकतवर राजा ने किसी पे आक्रमण किया, आक्रमण करके जीता, जीतने के बाद उसके अंदर फिर डिस्टर्ब नहीं करना, जीतने के बाद वहीं का व्यक्ति बना करके राजा बना दो और फिर से उससे कूटनीतिक संबंध स्थापित करो और उसे अपने अधीन तो रखो, लेकिन उसके अंदर बार बार डिस्टर्बेंस मत करो। तो जीते हुए राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चापलूसों से दूरी बनाए रखना राजा के लिए बहुत जरूरी है कि चापलूसों से वो दूरी रखे। योग्य व्यक्तियों को मंत्री बनाए, ये दो तो प्रत्येक राजा के लिए जरूरी है ही, चापलूस दूर रहें और योग्य व्यक्ति क्या बने, मंत्री बने, ये होना ही होना चाहिए। अगली बात आती है सद्गुण वह भाग्य संबंधी, इसमें वह नहीं है, ये सही कर लेना, वह सद्गुण वह भाग्य संबंधी विचार, मतलब सद्गुण के संबंध में और भाग्य के संबंध में उसके क्या विचार है। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुण का सहारा लेना चाहिए। राजा को कैसे सहारा लेना चाहिए, सद्गुण का, अच्छे गुणों का सहारा लेना चाहिए, भाग्य का नहीं। वो ऐसा नहीं कि भाग्य के भरोसे बैठ जाए कि भाई जैसे जो विपक्षी है, यहाँ कह सकते हैं दुश्मन राष्ट्र जो है वो आक्रमण कर रहा है तो भाग्य के भरोसे बैठ जाए कि वो आक्रमण कर रहा है तो भाग्य बचाएगा, नहीं, उसके लिए शक्ति चाहिए, भाई लड़ना पड़ेगा। वही बात आप लोगों पे लागू होती है। अभी से तैयारी करो, मजबूत तैयारी करो, क्योंकि अब अगर शक्तिशाली बनोगे ना तब जाकर के आप क्या करोगे, लड़ पाओगे, अन्यथा भाग्य के भरोसे बैठ जाओगे। हालांकि भाग्य नाम का कंसेप्ट तो होता ही है, नाम है, अगर भाग्य शब्द है तो वो कहीं ना कहीं वो होता भी है, ठीक है, लेकिन उसके भरोसे नहीं रह सकते, हमें करना हमेशा प्रयास पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बाय द वे, हालांकि हम तो यही चाहते हैं कि सभी के सभी आप गवर्नमेंट जॉब लगो, लेकिन बाय द वे अगर आप में से जॉब नहीं भी लगते हो तो नॉलेज इतना होना चाहिए कि आपको कभी इस बात की चिंता ना हो कि हम जीवन यापन कैसे करेंगे। केवल जो है इस बात से जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी सब कुछ होती है, लेकिन जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ तक आ चुके तो अब नॉलेज पे ध्यान दो। नौकरी मिलेगी ठीक, नहीं, नॉलेज भी इतना होना चाहिए कि आप खान सर बन सकें। आप जो है वो अगर राजस्थान के लोकल लेवल पे आए तो सुभाष चरण बन सके, नॉलेज है, हमारे खा रहा है। गौरव एक उत्कर्ष क्लासेज में करंट जीके पढ़ाता है, गौरव सर जो हैं वो बढ़िया टीचर है। ये लोग सब कमा के खा रहे हैं, कहाँ जरूरत है इनको गवर्नमेंट जॉब की। वो एक पीडब्ल्यू वाला एक वो टीचर है, पीडब्ल्यू चलाता है, टीचर है ना, साधारण से टीचर है, वो कमा के खा रहे हैं सबके सब। कोई जरूरी है क्या उनके लिए सरकारी नौकरी? अब उनको जाकर सरकारी नौकरी के लिए कहो, देखे पीडब्ल्यू वाले को कह दो जाकर सरकारी नौकरी के लिए, नहीं मानेगा। वो करोड़ों का बिजनेस चलाता है, कंपनी उसकी। आज उत्कर्ष वालों को जाकर कह दो कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, नहीं करेंगे, कमा चुके हो गवर्नमेंट जॉब जितना। तो वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं एक स्थायी जॉब के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें टारगेट क्या होना चाहिए, नॉलेज के थ्रू, कि नॉलेज हो जाए ना
तो उससे कई फायदे हैं। जब जॉब करने भी जाओ तो निश्चिंत होकर के उस नॉलेज को देने में दिक्कत नहीं आए। अब आप अगर किसी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति पैसे दे करके नौकरी लग तो गया, लेकिन लगने के बाद वहाँ सामने जाकर वहाँ क्या करना है, वहाँ को डांस थोड़ी करना है, पढ़ाना है। और जब पढ़ाना है तो नॉलेज चाहिए, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए नॉलेज होना भी चाहिए। तो वो चीज़ें सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए आपका टारगेट नौकरी नहीं, नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने नॉलेज पे ध्यान दे दिया तो नौकरी की औकात कितनी है वो तो आएगी आएगी, ठीक है ना। वो 3 इडियट में नहीं, क्या झक मार के आएगी, वैसे नौकरी तो झक मार के आएगी, फिर कहाँ जाएगी। तो इसलिए उस बात पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपका टारगेट केवल और केवल एक चीज़ होनी चाहिए, नॉलेज। अगर नॉलेज पे ध्यान है तो सक्सेस तो आपकी गुलाम है। इसलिए टारगेट क्या होगा आज से, नॉलेज। क्लियर, इस बात पे पूरा फोकस करो। अब हम देखते हैं इसमें कि शक्ति द्वारा विपरीत परिस्थितियों में भी नियंत्रित किया जा सकता है। वो कह रहा है कि अगर शक्तिशाली राजा हो ना तो कितनी विपरीत परिस्थिति हो, कितना ही भाग्य खराब हो, लड़ लेगा आदमी, क्योंकि शक्ति होनी चाहिए। फिर भाग्य खराब होगा तो भाग्य से कौन लड़ेगा। अगर मान लो भाई वो बात बैठे तो ये हैं भाग्य के भरोसे, ठीक है, विपक्षी ने आक्रमण कर दिया और भाग्य अपना खराब है, मान लो, और हम हारने वाले हैं, क्या करोगे, क्या इलाज आपके पास। अगर आपने शक्ति अपने पास ले रखी है तो हाँ भाग्य खराब होगा, लेकिन अब लड़ेंगे, टक्कर देंगे, ये तो होगी, ये तो क्षमता होगी ना। खराब भाग्य तो क्या, अपने पास एक पावर चीज तो है, शक्ति तो है, लड़ेंगे और लड़कर के सफलता प्राप्त कर लेंगे। और सफलता नहीं भी मिली तो वीर तो कहलाएंगे, योद्धा तो कहलाएंगे, एक कायर तो नहीं कहलाएंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इसके तहत वो मैकियावेली कहता है, बड़ी काम की बात कह दी उसने, ठीक है ना। उसने कहा कि भाग्य तो खराब है तो होगा ही, उसको कौन रोक लेगा फिर, लेकिन ताकत तुम्हारे में इतनी होनी चाहिए कि वीर योद्धा की तरह लड़ते हुए दिखाई तो संघर्षशील मनुष्य के रूप में दिखाई देते रहो। बाकी तो भाग्य अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है तो नहीं है, फिर उसको उसके ऊपर ज़्यादा चिंता ही क्या करनी। लेकिन अगर ताकत भी नहीं है तो भाग्य बुरा मारता है। फिर अगली बात आती है मैकियावेली के अनुसार धर्म और राजनीति के संबंध में। यानी वो धर्म के बारे में क्या कहता है, राजनीति के बारे में क्या कहता है। भाई जब हमने भाग्य के बारे में देखा तो सीधी से उसने कह दिया कि भाई भाग्य के भरोसे मत बैठो, भाग्य तो होगा सो होगा, ताकतवर बनो जिससे भाग्य जब भी खराब हो तो तुम लड़ सको। उसी प्रकार उसने धर्म के बारे में और राजनीति के बारे में जब कहा तो उसने कहा कि धर्म राजनीति में स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। धर्म अलग कंसेप्ट, राजनीति अलग कंसेप्ट। हालांकि हमने कल भी इस पर थोड़ी चर्चा की थी। उसने पंथ निरपेक्ष राजनीति को आधार रखा, राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। ये बात हमने कल पढ़ी थी, लेकिन यहाँ रिपीटेशन होगा, अच्छी बात है। उसने चर्च और राज्य के मध्य पूर्ण पृथक्करण का समर्थन किया। बिल्कुल दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि चर्च इटली में एकता पैदा करने में समर्थ नहीं है। चर्च एकता नहीं पैदा कर सकता, वो सभी चर्च अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव बनाएंगे तो पूरा इटली एक नहीं हो सकता। इसलिए चर्च को उठाओ, किससे, राजनीति से। तो धर्म को उठाओ, इसका मतलब यही है अगर इटली को एक करना है, यानी राष्ट्र को, जो नगरों को मिला करके और राष्ट्र बनाना है और पूरी इटली को राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, जो कि पूरे यूरोप में राष्ट्र राज्य स्थापित हो रहे थे। हुआ ये था, जो वास्तविकता उस समय की थी जब मैकियावेली था, उस समय यही था कि पूरे यूरोप में नगर राज्य राष्ट्र राज्य बन रहे थे। इटली बिखरा पड़ा था क्योंकि उसमें सारे नगर राज्य थे और उन नगर राज्यों में चर्च अपना प्रभाव दिखा रहे थे। तो फिर वो कहता है कि जब तक इटली पूरी एक नहीं होगी ना, ये नगर राज्य सबके सब मिलकर के राष्ट्र राज्य नहीं बनेंगे और ये चर्च वाला मामला सब हटेगा नहीं, क्योंकि चर्च है तब तक तो नगर राज्य रहेंगे। तो राजनीति से चर्च को उठाओ, और जैसे राजनीति को चर्च से हटाएंगे तो कोई ना कोई एक ताकतवर राजा आएगा और वो व्यक्ति जो ताकतवर होगा वो पूरी इटली को एक कर देगा और पूरी इटली को राष्ट्र बना देगा। ये बात कौन कहता है, मैकियावेली। तो इटली में एकता पैदा करने में वो समर्थ नहीं है, कौन, चर्च समर्थ नहीं है। अन्य शक्तियों को भी एकता उत्पन्न करने में वो बाधा उत्पन्न करता है, कौन, चर्च। चर्च जो है और चीज़ों को भी, जो अन्य शक्तियाँ हैं उनको भी रोकेगा कि वो भी एक इटली को एक न कर सके, क्योंकि चर्च तो चाहता है कि अलग अलग चर्च सब चलते रहें। इस प्रकार से वो कहता है कि राजनीति से धर्म को हटाना ही पड़ेगा। वह चर्च का प्रबल विरोधी था, धर्म का विरोधी था, राजनीति में स्पष्ट विरोधी था, लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था। ध्यान रहे, मैं फिर बोलता हूँ, राजनीति में धर्म का विरोधी था, राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म का विरोधी है। उसी प्रकार से वो राजनीति में नैतिकता के हस्तक्षेप का भी विरोधी था कि राजनीति में नैतिकता नहीं आनी चाहिए, राजा को नैतिक होना नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा को
और आम जनता को नैतिकता से दूर कर रहा है। इसके बारे में हमने कल पढ़ा भी था। अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देखो, ठीक है। राजनीति को जो है उसने कहा था कि राजा जो है उसकी नैतिकता है कि राष्ट्र को सुदृढ़ करे, और आम जनता की नैतिकता है कि राजा की बात को माने। तो कहने का मतलब कि राजा नैतिक है, जनता नैतिक है, सब नैतिक है, लेकिन राजनीति के अंदर नैतिकता का लेना देना नहीं होना चाहिए। यानी जो सत्य, हिंसा, प्रेम, प्यार, सहयोग, करुणा, ये जो आम नागरिक की नैतिकता है वो उस राजनीति में जाकर के नहीं घुसनी चाहिए, क्योंकि राजनीति की नैतिकता ही अलग होती है। राजनीति की नैतिकता मतलब राजा की और आम जनता की राजनीति के अंदर रहते हुए नैतिकता, और वो स्पष्ट है। वो स्पष्ट ये है कि राजा के लिए नैतिकता है राज्य को सुदृढ़ बनाना, जनता के लिए नैतिकता है राजा की बात को मानना। बस राजनीति में इतनी नैतिकता हुआ करती है। राजनीति में सत्य, हिंसा, प्रेम, प्यार, सहयोग, करुणा ये नहीं चलती। ये बात कौन कहता है? मैकियावेली। इसी प्रकार से वो धर्म के बारे में कहता है कि धर्म होता होगा कहीं भी, चर्च होते होंगे, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सब राजनीति में आकर के डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस प्रकार से मैकियावेली धर्म विरोधी भी नहीं है, नैतिकता विरोधी भी नहीं है। वो धर्म को भी मानता है, नैतिकता को भी मानता है, लेकिन राजनीति के अंदर न धर्म को मानता है और न ही नैतिकता को मानता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वह चर्च का प्रबल विरोधी था, लेकिन वह धर्म का विरोधी नहीं था। लेकिन इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए वह चर्च को ही जिम्मेदार मानता था। वो कहता था कि इटली जो है वो नैतिक रूप से गिर रहा है ना, उसका कारण एक ही है, चर्च। क्योंकि चर्च के अंदर क्या चल रहा है वो तो गड़बड़ा घोटाला चल रहा है। जैसे भारत में कुछ समय पहले बाबा लोग पकड़े गए थे और वो उनमें फर्जीवाड़ा चल रहा था, देखा भी था हमने सबने, ठीक है। तो वो जो बाबाओं की जो कंडीशन थी वैसी कंडीशन कहाँ, उस चर्च में थी। एक दो व्यक्ति गलत निकले, पूरे सनातन धर्म को बर्बाद करके रख दिया, लोगों के अंगुली उठाने का मौका मिल गया। लेकिन वो फर्जी तो फर्जी होते ही हैं, उसको कौन रोक सकता है। उसको तुरंत प्रभाव से जो है कंट्रोल किया गया, उन बाबा लोगों पे कंट्रोल करके उनको जेल में डाल करके, और जो वास्तविक सनातन धर्म था वो वापस से कंट्रोल हुआ, सिस्टम से चला। और अब वापस से इस प्रकार कोई शिकायत नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि राज्य ने उस चीज़ को कंट्रोल किया, राजनीति के ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन लोगों को जो राजनीति पर आज तक हावी थे, वोट लेने के लिए इस प्रकार की राजनीति कर रहे थे, पब्लिक को इकट्ठी करना, फिर राजाओं पर और शासकों के ऊपर नियंत्रण करना, उस चीज़ को कंट्रोल किया। तो वो जो कंट्रोल हुआ उससे उन चीज़ों को पकड़ करके जेल में भी डाला जा सका। नहीं तो राजनेताओं की औकात कहाँ होती, जब उनके 10-10, 20-20 सांसद होते तो हिम्मत नहीं बनती। लेकिन जैसे ही शासक ने मजबूती दिखाई, और इस प्रकार से धर्म जो है वो राजनीति से ऑटोमेटिक ही अलग होता दिखाई दिया। इसी प्रकार यहाँ पर है क्या कि वो चर्च को किसके साथ नहीं जोड़ना चाहता, राजनीति के साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहता। वो कहता है चर्च में गड़बड़ हुई है, नैतिक अपकर्ष हुआ है। वो कह रहा है नैतिक अपकर्ष का जिम्मेदार है चर्च, उसने नैतिकता लोगों की गिरा दी, इसलिए चर्च को हटाओ राजनीति में से। ये बात तो स्पष्ट कर देता है।